हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस। हमने इसमें पढ़ा इलेक्शंस के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में, क्या होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने पढ़ा FPTP सिस्टम के बारे में, हमने पढ़ा PR सिस्टम के बारे में। तो हम इसी के बाद आगे पढ़ेंगे। हमने देखा कि अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज बन जाती है जिसके अंदर से हमारा एक एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। रिजर्वेशन इन कंस्टिट्यूएंसीज क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें होता है रिजर्वेशन इन कंस्टिट्यूएंसीज। जो क्षेत्र है जहां पर एक आदमी, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक MP या फिर अगर बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर अगर MLA जाता है तो उस जगह पर रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि एक चीज हमारे समाज में बड़ी गलती चलती आ रही है, कास्ट और रिलीजन। ठीक है ना, कितना भी कह रहे हैं हम मॉडर्न हो गए, लेकिन ये चीज अभी भी हमारे जड़ों में बैठी है। अब मान लेते हैं कि बड़े शहर हैं जो जहां पर लोग पढ़ लिख गए, समझ गए, सुपर उठ हो गए, अलग बात है, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम एरिया अभी भी ऐसे हैं जहां पर ये चीजें अभी भी चल रही हैं। ठीक है, छोटे कास्ट वालों को आगे आने नहीं दे रहे। तो ये चीज सभी ने फेस की थी कि एक कम्युनिटी के लोगों को आगे, हर प्रकार की कम्युनिटी के लोगों को आगे लाना जरूरी है। ठीक है, तो हर एरिया से एक कम्युनिटी से एक बंदा आगे आना चाहिए। तो ये चीज ये नहीं कि आजाद बात नहीं है। जब ब्रिटिश रूल था तब ये सिस्टम था कि किसी कम्युनिटी को लीडरशिप मिले, ये इंश्योर करना कि हर कम्युनिटी को लीडरशिप मिले। अपने सिस्टम पढ़ा था कि FPTP सिस्टम पढ़ा था। अब इस सिस्टम में एक कमी है, देखो क्या है। मान लो अपने 3 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ओके, मान लो इसमें भी 100 लोग हैं, इसमें 100 है, इसमें भी 100 है, ओके। इसमें मान लो, देखो मैं रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करता, लेकिन मैं मान के चल रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अपन उसके साथ चलते हैं। एक है हिंदू, एक है मुस्लिम। ठीक है, एक हिंदू आबादी ले रहे हैं, एक अपनी ले रहे हैं मुस्लिम आबादी। सभी धर्म अच्छे हैं अगर मिलजुल के रहें तो, एकता करें। अगर अफरीदी और धोनी इकट्ठे खेल रहे हैं टीम में कितना मजा आता है। ठीक है, लेकिन हमारे कारण इतने अच्छे नहीं थे, अपने बाहर इतने अच्छे नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली सभी अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी खूबसूरती है कि हमारे देश में सभी इकट्ठे हैं, हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ हैं। मैं बड़ा साथ में कुछ पर्सनली उनके अंदर अलग प्रकार का टैलेंट है, के पास एक टैलेंट होता है। जैसे ये वोटिंग हुई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हिंदू साथ मिल गए, यहाँ पर मिल गए, मालूम वोट मिल गए, यहाँ पर मिल गए साथ। ठीक है, अब इसको मिल गए 40, इसको मिल गए 45, इसको मिल गए 40। ओके, अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हिंदू का आ गया, हिंदू का आ गया, हिंदू का आ गया। ठीक है, अब हिंदू को टोटल वोट कितने मिले हैं? 175। मुस्लिम को टोटल कितने मिले हैं? 125। अब एक बात देखिए, 300 वोट का जो सारा खेल था, 300 वोटिंग का जो सारा खेल था, 300 में से 125 मिले हैं। ठीक है ना, मतलब 3 सीटों पर चुनाव हुए थे, तीनों ही हिंदू बन गए हैं, लेकिन 1/3 से ज्यादा वोट दोस्तों आए हैं। तो इनका रिप्रेजेंटेटिव कहां पर गया? बात सुनने में लगी कि इनका रिप्रेजेंटेटिव कहां गया? अगर मान लो हिंदू अच्छे ना हो, अपने मान करते सभी अच्छे हैं, लेकिन मान लो अच्छे ना हो, पहले से था कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, अब वो इनकी बात नहीं मानेंगे। अब इनके लिए तो कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं ना, जो एक तरह से डेमोक्रेसी भी होगी ना, जो आप वोट पे डाल दिए, सरकार चुन भी ली है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन रही है, वो कह रही है तुम हमने से नहीं। ऐसा पहले भी था और आज भी है। तो इस चीज को दूर करना था। तो सबसे पहले इसमें क्या था? रिजर्वेशन पहले नहीं था। देखो ये जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो ब्रिटिश रूल के टाइम में भी थी।
तो ब्रिटिश ने इसके लिए बनाया थे इलेक्ट्रोड, इसे बोलते हैं सेपरेट इलेक्ट्रोड। अब वो क्या है आपको बताता हूं, एक क्या था सेपरेट इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या था, देखिए आपको पता है कि देश को अलग अलग छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया, ठीक है। अब मान लो ये बंदे यहां पर बोलते हैं, इन्होंने बोल दिया कि हमें पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी है या फिर कोई और एससी एसटी कम्युनिटी है, तो पहले एससी नहीं था, पहले हिंदू मुसलमान ज्यादा था। इन्होंने कह दिया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है तो उनके लिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो ये देश के अंदर ऐसे 500 जैसे 43 है, मान लो सब में थी कंस्टिट्यूएंसी, मान लो कंस्टिट्यूएंसी हो सारे, इसके अंदर मान लो क्या कर रहे हैं कि आबादी के हिसाब से इनको एक सीट पर दे दिया गया, मतलब एक तरह से रिजर्वेशन टाइप दिया, एक सेपरेट इनका इलेक्टोरल बना दिया। इसका मतलब क्या है, मान लो यहां पर लोग रहते हैं 100 लोग रहते हैं, मान लो ओके, यहां की आबादी है 100 लोग, ठीक है। इन 100 लोगों में से मान लो मुस्लिम है, मान लो कि बात कर बोल रहे हैं, पहले चलते हैं, मान लो यहां पर जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम है 60 और हिंदू यहां पर है मान लो 40। तो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम क्या रहता है कि हमें पता है कि देश में हर टाइप की कम्युनिटी की लीडरशिप होनी चाहिए, हर जगह से, मतलब हर कम्युनिटी की एक रिप्रेजेंटेशन आगे होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि मुस्लिम 60 है कि 40 है, तो इस कंस्टिट्यूएंसी में लीडर बनाना है वो मुस्लिम का ही बनाना है, तो हिंदू वोट ही ना करेंगे, सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। और सीधी बात है, ऑब्वियसली इनका जो लीडर है वो मुस्लिम ही आएगा। सिर्फ यहाँ पर ही मान लो अगर ऐसा हो कि हिंदू 60 होते और मुस्लिम होते 40, तब ये सिस्टम होगा कि मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो हर जगह ऐसा नहीं था, कुछ जगह पर ऐसे कर लें ताकि मुस्लिम्स को भी या जो माइनॉरिटी है उनको भी अपनी लीडरशिप मिल जाए। तो ये पहले तो ठीक था, लेकिन इसमें एक चीज गड़बड़ है, यानी जो 40 लोग बच रहे हैं ये इंसान नहीं है, ये क्या करें, ठीक है भेदभाव कर रहे हैं, लीडर है राजनीति करने में राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ा कर वो पापों में आ रहे हैं, उनको तो कुछ देश को खाना है, लूटना है उनको, लेकिन ये लोग इनकी क्या गलती है भाई, तो इस चीज को खत्म करना था। सेपरेट इलेक्टोरल में ये बड़ी कमी थी, ये कह रहे हैं कि ठीक है एक कम्युनिटी को आगे लेकर आना है, उनको कुछ सीटें देंगे, मान लो 100 सीटें हैं, हम चाहते हैं कि 100 में से भारत में 20% लोग मुसलमान हैं, तो ऐसे करो 20% सीटों पर सिर्फ मुसलमान ही वोट करेंगे, वो जीतेंगे, तो बाकी बंदे दिक्कत हो जाएगी, मतलब ये डेमोक्रेसी नहीं है, इनके राइट्स कहां गए। तो इसके लिए बनाया गया रिजर्वेशन, ओके। तो जो ये सेपरेट इलेक्टोरल है इसको कई बंदों ने क्रिटिसाइज किया है, आपको बुक में लिखा होगा, आपको व्हाट्सएप पर सुनाता हूं। ताजमुल हुसैन ने लिखा है कि सेपरेट इलेक्टोरल्स हैव रिक्वेस्ट टू इंडिया हैव डन इनकैलकुलेबल हार्म टू द कंट्री। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं ये भारत के लिए एक श्राप है। इससे क्या है कि जो एकता है वो कोई आएगी। देखो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हिंदू मुसलमान लड़ाइयां बंद हो जाए, अब काफी हद तक बंद हो गई है, मतलब जब देश आजाद हुआ था तब ये मानना था कि हिंदू मुसलमान की लड़ाइयां बंद हो जाए, लेकिन अगर ये सिस्टम करेंगे कि हिंदू के लिए अलग वोट डालेंगे, मुसलमान के लिए अलग वोट डालेंगे, तो इकट्ठे कब होंगे ये? एक तो एक ही जगह पर एक बंदे चुन रहे, हिंदू मुसलमान मिलकर चुन रहे हैं, आज बंदे चुन रहे हैं, एक पता है हम तो मुसलमानों को चुनेंगे, हिंदू अपना अलग है, तुमने तो वोट नहीं डालता, तो भाई देश में कब मिलेंगे ये कि देश का हिस्सा कब बनेंगे? तो ये सिस्टम गलत था इलेक्टोरेट्स वाला, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला जो कांसेप्ट था बहुत ही गलत कांसेप्ट था, मैं ये मानता हूं। तो फिर ठीक कांसेप्ट क्या है? वैसे तो रिजर्वेशन की नौबत क्यों आई, लेकिन चलो अब आ गया तो समझते हैं। फिर मिला कंस्टिट्यूएंसीज में रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन क्या है? इन्होंने क्या किया गया कि जितनी देश में आबादी है उस हिसाब से वो देंगे रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन रीजन के हिसाब से नहीं देंगे, रिजर्वेशन देंगे एससी एसटी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। इसके क्या करेंगे कि मान लो देश में आज के टाइम में 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें से जो रिजर्वेशन दिया गया है वो कैसे दिया गया है? रिजर्वेशन दिया गया है जो एससी कैटेगरी है,
एससी को मिलेंगे 84 सीट्स रिजर्व है एससी के लिए, और जो एसटी है, एसटी के लिए 47 सीट्स रिजर्व है। अब इसके बारे में समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 543 सीटें हैं टोटल सीटें, इनमें से 84 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पर सिर्फ एससी का बंदा ही चुनाव लड़ सकता है, 47 एससी है जहां पर एसटी सीटें जहां पर सिर्फ एसटी का बंदा ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कॉन्टेस्ट कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब ये चीजें बन गई, अब ये चीजें बनी थी 10 साल के लिए, ये इन लाइन 10 साल के, क्या अब ये स्थिति खराब है तो 10 साल के लिए बना देते हैं, लेकिन इनको जरूरत पड़ने पर टाइम टू टाइम हमारे जो पार्लियामेंट है वो स्पेशल मेजोरिटी से इसको एक्सटेंड कर सकती है। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, एक सिंपल है स्पेशल मेजोरिटी, आपको मैंने एक दिन बताया था कि सिंपल मेजोरिटी वो होती है जिसमें 50% या फिर हाफ आधे लोग कहते हैं ये वाला काम करो, मान लें तो सिंपल मेजोरिटी। एक है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी में क्या होते हैं 2/3 पीपल, असेंबली के 2/3 जो मेंबर्स है वो बोल दें कि ये काम करना है, इससे ज्यादा लोग बोलेंगे तब होंगे, तो स्पेशल मेजोरिटी से इसको आगे बढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ाते रहे हैं। हमारे जो लास्ट टाइम जो आगे बढ़ाया था वो अभी बढ़ाया था, देखिए लास्ट टाइम हमने जो एक्सटेंड किया था वो था 26 जनवरी 2020 तक इनको रिजर्वेशन था, ये चीज है ना, लेकिन इससे कुछ दिन पहले ही एक और अमेंडमेंट कर दिया और अब ये 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। ये था 104th अमेंडमेंट, 104वां संशोधन। ये अमेंडमेंट क्या बोलता है कि इसको 10 साल और आगे बढ़ाया जाता है। अभी सिचुएशन ठीक नहीं एससी एसटी के बारे में। अब इसमें एक और पेच आ रहा है, अब एससी एसटी को आरक्षण देना है, फिर मुस्लिम कैटेगरी के लोग आगे कि हमें भी दो। क्यों? देखो हमारे देश में आज के टाइम में आपने बात करें लोकसभा की, जहां पर अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से जैसे गंगानगर है, चूरू है, बीकानेर है, लोकसभा देखिए इसको ये बोलती है हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट्स, लेकिन यहाँ पे लोग बात हिंदी में बोलने का वो मजा, लोकसभा हर जगह लोकसभा यूज करती है तो लोकसभा बोलेंगे। देखिए लोकसभा क्या है, यहाँ पर आज के टाइम में 543 मेंबर्स बैठते हैं, ठीक है, पहले 545 था, 2 बंदे होते थे एंग्लो इंडियन, 104th अमेंडमेंट में 104 में संशोधन में वो 2 बंदे खत्म कर दिए गए, अब 543। तो इसमें से क्या है, जो मुस्लिम्स हैं वो 7% के आसपास है, और देश में जो मुस्लिम्स की आज के टाइम में आबादी है, पॉपुलेशन है, वो है लगभग 15%, मतलब जितनी वो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन उनका आधा भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो हम लोग समझते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं कि एससी की 84 है, एसटी की 47 है, वो कौन सी सीट होगी। अब देखो देश में 543 सीट्स हैं, इनमें से एससी वाले रिजर्वेशन वाले कौन सी हैं, एसटी वाले कौन सी हैं, ये कैसे पता चलेगा, तो देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा अधिकार है चुनने का अधिकार, ठीक है। देखिए एक होता है तो ये भी चीज डिसाइड करते हैं कि एससी कौन सी कंस्टिट्यूएंसी से एससी वाला बंदा आएगा, कौन से एसटी वाला है, कहां वो कंस्टिट्यूएंसी कहां पर होगी, ठीक है। तो इसका डिसीजन लेने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन इंस्टीट्यूशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन का काम है कि वो डिसाइड करे कि कौन से पर्टिकुलर रीजन को, कौन सी कंस्टिट्यूएंसी को एससी के लिए रिजर्व रखा गया और किसको एसटी के लिए रखा गया, ठीक है। अब इसके पास पावर कौन देता है, इसे कौन अपॉइंट करता है, इसे अपॉइंट करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट, ओके, ठीक है, ये बात होगी। अब ये किस हिसाब से पता करता है कि कहां पर एससी के लिए चाहिए, कहां पर एसटी के लिए रिजर्वेशन चाहिए, कौन से पर्टिकुलर एरिया में। तो देखो वैसे तो एससी के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं, अब एसटी एक मतलब जंगलों में, एसटी पूरे देश में फैली हुई है, तो कैसे पता लगाते हैं कि कहां पर एससी के लिए रिजर्व करनी चाहिए, कहां पर एसटी के लिए, तो ये सर्वे करवाते हैं पॉपुलेशन में।
देखते हैं कि किस जगह पर एससी की पॉपुलेशन ज्यादा डेंस है, जहां पर ज्यादा एससी लोग रहते हैं, जहां पर ज्यादा एससी लोग रहेंगे तो उस सीट को ये एससी के लिए रिजर्व करना। ठीक है, ये काम है डिलिमिटेशन कमीशन का। इसका एक और काम भी होता है, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी कितनी बड़ी होगी, उसमें कितने लोग आएंगे। जैसे कि बात करते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ कंस्टिट्यूएंसी की, इसके अंदर आधा गंगानगर आता है और आधा आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में जो दो तहसील आएगी, नौर बागरा अगली में आ जाती है, समझिए ना, फिर कौन सी कितनी बड़ी होगी। सिर्फ ये लोकसभा के बारे में नहीं है, ये जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली है ये वहां पर भी बात लागू होती है। ओके, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। या इस चीज से क्या हुआ, जो ड्रॉबैक थी, जो कमियां थी एफपीटीपी सिस्टम की, वो कुछ हद तक दूर हुई। अब और क्या जरूरी है, और जरूरी है फेयर इलेक्शन। जो इलेक्शन है वो फेयर हो, ये चीज फेयर इलेक्शन के लिए क्या करेगा। देखिए, फेयर इलेक्शन के लिए एक ऐसा कमीशन था जो मतलब एक ऐसा रेफरी चाहिए कि जो किसी भी साइड का ना हो। इसके लिए फेयर इलेक्शन फ्री होंगे, फिर ये एक ऐसा गेम चलेगा। वैसे ये गेम एक पॉलिटिक्स, तो इस गेम को लाने के लिए एक इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन चाहिए था, एक कमीशन चाहिए था। तो उसके लिए आर्टिकल 324 में लिखा गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है, वो है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, क्या कुछ डिसाइड करना है, तो जो नियम बने आ रहे हैं उनको फॉलो करवाना है। तो इलेक्शन कमीशन पहले अपन देखते हैं कि फेयर इलेक्शन के बारे में देखते हैं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो फेयर इलेक्शन में क्या है, एक तो फेयर इलेक्शन में एक ऐसी बॉडी चाहिए जो इलेक्शन ढंग से करवाए। उसके अलावा क्या जरूरी है, जरूरी है वोटर्स। तो देखो, जो इलेक्शन के अंदर भाग लेंगे, जो वोट डालेंगे, जो सरकार को चुनेंगे, वो वोटर्स कौन होंगे। तो सबसे पहले तो जो दुनिया का नियम है वो क्या है, वो है एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब एडल्ट फ्रेंचाइजी आपको पता ही क्या होता है, आपने पहले पढ़ा था सैलिएंट फीचर्स में। एडल्ट, अब एक छोटा बच्चा 5 साल का, उसे क्या समझ है किसको वोट डालना, कौन सा बंदा अच्छा होगा, हमारा भला करेगा। तो एक बंदा एडल्ट होना चाहिए। अलग अलग कंट्रीज में इसकी अलग अलग एज लिमिट है। हमारे कंट्री में इसकी एज लिमिट पहले अलग थी, आज अलग है। आज इसकी एज लिमिट है 18। कोई बंदा 18 इयर्स का है तो वो अपना वोटर कार्ड बना सकता है, अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवा सकता है। पहले ये एज होती थी 21 इयर्स। इसको अमेंडमेंट करके 1989 में 18 इयर्स कर दी गई। ठीक है, समझे। अब मैं आगे देखता आगे। अब ये तो होता है, अब आगे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी कुछ होनी चाहिए। वो बंदा भी कम से कम 25 इयर्स का होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनाव लड़ रहा है, उसकी एज भी 25 इयर्स होनी चाहिए। जो वोट डाल रहा है उसकी एज 18 इयर्स होनी चाहिए। ओके, ये कुछ बातें हैं। अब आपके सामने आपने इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमीशन क्या है, कैसे बना है, क्या इसके काम है, ठीक है, अपने को पढ़ते हैं। अगस्त का महीना चल रहा है, इसी महीने में आता है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। देश आजाद हुआ था। आजाद होने का मतलब यही है, डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि हमारे लीडर, हमारे निगरान वो ही होंगे जिसे हम चाहेंगे। सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे संविधान की कि हमारे लिए जो नियम बनाएंगे, जो हमारा देश चलाएंगे, उन्हें हम चुन कर देते हैं। और उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है वो आएंगे। तो अपने बात करते हैं इलेक्शन कमीशन।
इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारे आर्टिकल 324 में लिखा गया है, आर्टिकल 324। इसका मतलब एक ऐसा कमीशन होगा जो देश में फेयर इलेक्शन करवाए, जो किसी के नीचे काम नहीं कर रहा, जो किसी से डरता नहीं है। अब अगर इलेक्शन कमीशन फेयर ना हो, काम दिक्कत हो जाएगी। कोई भी आदमी पावर में आता है, वो भी पावर सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता। अगर ये बॉडी उसके कंट्रोल में होगी तो अगले आने वाले चुनाव वो अपने पक्ष में करवाएगा। ऐसा कुछ कराओ कि मैं वापस करूंगा, तो ये फ्री होनी बड़ी जरूरी है। इसके लिए कुछ किया गया। अब इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, पहले क्या होता है, देखो वैसे तो बहुत सारे लोग काम इसमें से करते हैं, लेकिन मेन इसमें पहले क्या होता है, एक मेंबर होता था। पहले इसमें क्या होता था, एक ही मेंबर होता था, वो फाइल डिसीजन देता था। अब डिसीजन क्या आगे बढ़ेगी। फिर क्या किया 1989 में, जैसे जरूरत महसूस की तो यहां पर हो गए 2 मेंबर, एक मेंबर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयोग। तो या इसके जो मेंबर होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर ये एक ना आईएएस ऑफिसर होते हैं, बात आ रहा है, ये एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है सर, ये एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। ओके, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर होते हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर होते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के नजदीक होते हैं। अब एक तो इलेक्शन कमिश्नर होता है, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो देखो 1989 में 2 मेंबर बने थे, उनमें से एक इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2। फिर क्या हुआ 1990 में ये सिस्टम खत्म करके वापस एक पर आ गया। फिर 1993 में इसको फिर चेंज कर दिया और ये बढ़ गया 3। तो आज के टाइम में ये सिस्टम चल रहा है। आज के टाइम में इलेक्शन कमीशन में 3 ऑफिसर होते हैं, जो ऑफिसर वो तो है लेकिन उनको हेड करने वाले मेंबर 3 होते हैं। वो 3 में क्या होते हैं, 2 तो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ का मतलब ये नहीं कि इन दोनों का बॉस है, तीनों के पास बराबर पावर्स हैं, लेकिन उनको सारा काम जब हो जाता है उसको डिक्लेयर नहीं करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो 3 मेंबर्स हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन दोनों का बॉस नहीं होता है, ये बात ध्यान देने वाली बात है। ये भी इनके बराबर, इन तीनों के पास पावर बराबर होती है। बस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बात ये है कि वो इस बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बताएगा कि ये यहाँ पर चुनाव हो ऐसा कुछ होना, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये जो संस्था है, ये जो कमीशन है, ये फ्री कैसे होगी, इस पर पॉलिटिकल प्रेशर कैसे नहीं होगा। तो पहली बात, ये तीनों हैं, 3 लोग हैं, इनका टेन्योर फिक्स होता है, कितना होता है 6 इयर्स का, 6 साल तक ये अपनी पोस्ट पर रहेंगे, इनको कोई हटा नहीं सकता। अगर इनको हटाना है तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। मतलब मान लो एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसको पता लगे कि ये तो मेरी बात मान नहीं रहा, उसको हटा के कोई ऐसा बंदा लेकर आएंगे, समझ लो 6 ईयर फिक्स क्यों किया गया, क्यों किया। मान लो कोई ऐसा बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया जिनकी इनके साथ खड़कती है, वो बोल रहा है अगर ये रहेगी तो मैं चुनाव में दाखिल नहीं कर सकूंगा, करप्शन नहीं कर सकूंगा, तो इनको हटाता हूं मैं, तो हटा देगा वो तो प्राइम मिनिस्टर है, बड़ा ऑफिसर है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या है कि ऐसा करते हैं कि इनका टेन्योर फिक्स है। अगर इनको कम करना है, पहले हटाना है, पहले तभी हटा पाएंगे जब इन्होंने गलत काम किए, कोई अनफेयर काम किए, कोई क्राइम किया है या अपनी पोस्ट का, अपने पद का इन्होंने दुरुपयोग किया है, फिर इनको हटा सकते हैं। तो इनको हटाने के लिए भी पार्लियामेंट में एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ऐसे ही इनको हटा भी नहीं सकते। ओके गॉट इट। अब मैं आगे देखेंगे, इनका टेन्योर फिक्स है, इनकी सैलरी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, उनमें किसी भी प्रकार की कमी कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि इससे फिर पता लग जाएगा कि वो वाले बंदे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारी तनख्वाह कम कर देंगे, तुम्हारी फैसिलिटीज कम कर देंगे। तो मतलब इनको टेंशन नहीं देनी है, टेंशन फ्री वो काम करवाएं इनसे,
इसलिए इनका टेन्योर सारा कुछ फिक्स है, और कुछ भी बदल रहा है तो पार्लियामेंट में जाकर बदल देंगे। अब एक बंदा तो रद्द हो सकता है, पूरी पूरी पार्लियामेंट तो रद्द होगी नहीं, सारे बंदे लाइव आप लगेगा चल देख रहे लोग कहेंगे क्या कर रहे हैं ये बंदे, आगे से तुम उनको चुन के भेजनी है क्या? अगर पूरी पूरी पार्लियामेंट रद्द होगी, क्योंकि वो पार्लियामेंट जब बहस होती है ना तो उसका लाइव टेलीकास्ट चलता है, ठीक है, लोकसभा में भी आता है, चैनल आता है, उस पर चलता है, देश तो देख रहे हैं ना उनको। अगर कोई बंदा गलत बोल रहा है तो आगे से चुन के भेज देंगे उनको, नहीं भेजेंगे, इसलिए ऐसी चीज की गई है। अब अपने देखते हैं आगे कि इनका काम क्या है, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है। ये तो एक तो ये अपने पूरे देश में जो चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, उनको सुप्रीडेंट करते हैं, उनको संभालता है, उनको लीड करता है। इसके अलावा क्या करता है? देखो, एक तो इलेक्शन कमीशन का काम दो ही टाइप के इलेक्शन करवाना है, एक प्रधानमंत्री वाले, एक मुख्यमंत्री वाले, प्राइम मिनिस्टर वाले, चीफ मिनिस्टर वाले, मतलब कि लोकसभा वाले, राज्यसभा वाले, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, ये इसको पार्लियामेंट बोलते हैं, प्रेजेंट क्या है, स्टेट असेंबली। यहां पर इलेक्शन होने का काम किसका है? अगर नीचे चुनाव होने हैं जैसे नगर पालिका के, सरपंच के, वो ही नहीं करता, उसके लिए अलग से स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो स्टेट के अंदर के चुनाव है, स्टेट के अंदर ये नहीं स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री वाले वो यही करवाएंगे। स्टेट का मतलब छोटे चुनाव है, लोकल गवर्नमेंट के चुनाव है, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद वाले, सरपंच के ये चुनाव है, वो ही कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अपने पढ़े इसके बारे में। तो वापस मुद्दे पे आते हैं, तो ये चुनाव कराना, इसके लिए कौन से वोटर होंगे, वोटर लिस्ट तैयार करना, वोटर्स के नाम ऐड करना, जो मर गए हैं, जो छोटे चले गए हैं, जो मर गए हैं, उनको वोटिंग लिस्ट से बाहर करना, जो नए पैदा हुए हैं, पैदा नहीं किया वो, जो नए 18 साल के हुए हैं, नए नए वोटर बने हैं, उनके नाम जोड़ना, इलेक्शन कंडक्ट करवाना, मेन ये चीज है। क्या है इलेक्शन कमीशन का सबसे जो बड़ा और मेन काम है, वो है इलेक्शन कंडक्ट करवाना। सबसे जो बड़ा काम इसका काम है इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। आपको पता है कि अपने देश में जो सरकार बनती है वो बनती है 5 इयर्स में, 5 सालों में सरकार बनती है, तो 5 साल पूरे होने से पहले एक नई सरकार चुननी है। ये नहीं लास्ट दिन होगा उसके बाद मतलब फिर तो दिक्कत हो जाएगी। लास्ट दिन होगा पहले का सरकार का, उसकी देखो मान लो 5 साल के लिए बजट बना गया, तो जब 5 साल का लास्ट दिन होगा उस दिन वो उसकी जो असेंबली है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले क्या है, उससे पहले उन्हें नया सरकार, नए बंदे चुनने हैं, नए रिप्रेजेंटेटिव चुनने हैं, तो वो कब चुनेंगे, उनकी डेट अनाउंस करनी है, ये काम की करनी है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, फिर कंडक्ट कैसे कराते हैं, अलग अलग लेवल पे उनके फॉर्म भरवाने हैं, फिल करवाने हैं, उनसे लेने हैं, या आप लोग आके अप्लाई करो कि हमने वोट में खड़ा होना है, इसके लिए सारी व्यवस्था करनी है। तो इसके लिए अलग अलग ऑफिसर होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, इसके अलावा हमारे एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, नीचे भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको बोलते हैं अपने बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, हमारे गलियों में होते हैं ना, जो वोटिंग कार्ड ला के देते हैं, घर पे कार्ड दे देते हैं कि आपका वोटर कार्ड बन गया है। ठीक है, आमतौर पर टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट, या कोई एलडीसी पटवारी हो सकते हैं, आमतौर पर टीचर्स होते हैं, उनका काम यही है कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराने में मदद करें, वोट लगवाएं। इसके अलावा जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के लिए सिक्योरिटी, वोटिंग के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करना और करवाना भी इन्हीं का काम है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, जैसे कई जगहों पर बड़े लड़ाई होती है, जैसे नक्सल्स हैं या कहीं पर गोली चल सकती है, इनको पता है, वहां पर सिक्योरिटी का इंतजाम करवाना। देखो, इलेक्शन कमीशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे देश में पीसफुली चुनाव हो, हर एक बंदा वोट डालने आ सके। अगर एक बंदा भी किसी लड़ाई के कारण, दंगों के कारण, राइट्स के कारण
नक्सल एक्टिविटीज के कारण वोट डाल नहीं आ सकता, तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका काम है इंश्योर करे हर सिंगल पर्सन जिसका वोटर कार्ड में नाम है उसके लिए इंतजाम करिए वोट डालने के लिए, ठीक है, ये जीते हैं। अब इसके लिए कुछ फेयर पॉलिसीज भी है, जैसे मान लो पुलिस की ड्यूटी लगती है सुरक्षा कारणों के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इनकी ड्यूटी लगती है, तो कभी भी अपने एरिया में अपने रीजन में किसी की ड्यूटी नहीं लगाती है ताकि इसको तंग ना करे। मान लो पुलिस ऑफिसर है, मान लो चूरू है, चूरू एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इलेक्शंस है, तो अगर चूरू का कोई सिटीजन है यहीं का बंदा और यहीं पर उसकी ड्यूटी लगा दी है, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसको परेशान करेंगे, इसको तंग करेंगे, इसका मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए चूरू में बंदे की ड्यूटी लगेगी वो बंदा आएगा बाहर से आएगा, वो जैसलमेर से, गंगानगर से, कहीं और से, इसका तो लेन देन नहीं है, ये इससे नहीं करेगा। इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन इंतजाम करवाता है। या फिर जो नक्सल एरिया है या वहां पर क्या है पैरामिलिट्री सीआरपीएफ वगैरह देखते हैं। अब सीआरपीएफ है उसका एक सोल्जर है वो है केरल से, उसकी ड्यूटी लगी है छत्तीसगढ़ के सुकमा में, अब वहां से ड्यूटी लगी, इसको क्या लेना है किसी बंदे से, तो यहाँ पर फेयर इलेक्शन होंगे। ओके, तो इस प्रकार से इलेक्शन करवाती है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना। अब अपने देखते हैं कि इसमें कमियां क्या है, क्या दिक्कतें आ रही है इलेक्शन में और इलेक्शन कमीशन की वर्किंग में, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। क्या कमियां हैं, क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे देश की जो आधी आबादी है वीमेन महिलाएं, उतनी उनको लीडरशिप नहीं मिली है, तो ऐसी चीजें एंश्योर करनी चाहिए कि कम से कम कई जगह है भी, लेकिन पूरे देश में ऐसे होना चाहिए कि 1/3 पॉपुलेशन तो आधी आबादी है उनका कम से कम 1/3 रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए ना। मतलब जो एमपी गए हैं एमएलए गए हैं वो कम से कम 1/3 तो लेडीज होना चाहिए, तभी लोग इनके आगे इसको उठाएं। अगली बात क्या है, जो लोग क्रिमिनल हैं जिन्होंने क्राइम किया है उन लोगों को चुनाव में खड़ा ना होना चाहिए। इसके अलावा जो चुनाव में आकर अनफेयर मींस यूज कर रहे हैं उनको रोक लगाए, बिना बात के जो कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट लगाना, इसका काम है कोड ऑफ कंडक्ट। अब मान लो किसी की सरकार के 5 इयर्स इसका बोलने वाले इसका टेन्योर पूरा होने वाला है, इसको पता है कि अब मैं जनता को गोली दूं, तो ये बड़ी बड़ी स्कीमें लेके आएगा कि आपको नौकरी दूंगा, ये करूंगा, तो लास्ट टाइम ये कोई स्कीम नहीं ला सकते, इसे बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। और इसमें कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं कि जो लोग क्रिमिनल है उनको खड़ा ना होने दें, ऐसे मतलब कई रिफॉर्म्स हैं, ऐसे सुधार करें, तो इससे अपना इलेक्शन कमीशन ठीक हो सकते हैं। देखो परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन परफेक्शन की तरफ अपने आ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है मुझे आपको इलेक्शन कमीशन समझ आया होगा, क्या चीजें इसमें, ये अपना चैप्टर पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, आप उसको ध्यान से देखिए और बुक में से पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं, धन्यवाद।